नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हरी एग्जाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे और मित्रों, इसी प्रकार से इसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए हम कंप्लीट राजस्थान जो भी ज्योग्राफी का पार्ट है राजस्थान में उसको कंप्लीट करेंगे और आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा। आपकी राजस्थान की जो ज्योग्राफी का पार्ट होता है उसका हम कंप्लीट अध्ययन करके आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हरी एग्जाम पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में इस प्रकार का जो बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और आप उसका आनंद उठा सके, लाभ ले सके। और मित्रों, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अपने जो अन्य लोग हैं, अन्य फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उनकी भी सहायता हो सके। तो आइए मित्रों, हम बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, राजस्थान का ये जो वर्तमान में ये जो क्षेत्र है ये पहले किस प्रकार से था, ये इस पृथ्वी की जो स्थिति पहले किस प्रकार की थी उसके बारे में अध्ययन करते हुए हम राजस्थान से इसका संदर्भ जोड़ते हुए अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक जलीय राशि है, बहुत बड़ी नीचे की जलीय राशि है और ऊपर में एक स्थल भाग है। दोस्तों, ये ऊपर एक स्थलीय भाग है और नीचे एक जल राशि है, विशाल जल राशि है। दोस्तों, ये जो जलीय महासागर है, यह जो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पे बहुत बड़ा विशाल सागर था और यह जैसे कि एक जैसे मिला हुआ था। इसमें कोई भी मतलब विखंडन नहीं था। एक तरफ जलीय राशि थी और एक तरफ महाद्वीप था अर्थात स्थल भाग था। ये जो जलीय राशि है मित्रों, इसको नाम दिया गया पैंथालसा। क्या नाम दिया गया दोस्तों? पैंथालसा। और जो पैंथालसा नाम का जो ये जलीय महासागर है, इसमें जो जल की मात्रा थी अर्थात इसमें जो क्षेत्रफल घेरे हुए था संपूर्ण पृथ्वी का, यह 71% क्षेत्रफल घेरे हुए था अर्थात 71% तो जलीय राशि थी। और स्थल भाग की बात करें दोस्तों, तो स्थलीय महाद्वीप की बात करें तो इसमें कितनी थी? 29 अर्थात 29% यह स्थल भाग था। दोस्तों, जो ये स्थलीय भाग है, ये स्थलीय महाद्वीप है, ये जितने भी हम महाद्वीप देखते हैं वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, ये एक जैसे जुड़े हुए थे अर्थात इनमें कोई भी विखंडन नहीं था। ये एक जगह स्थित थे और इसको नाम दिया गया था मित्रों पेंजिया महाद्वीप। क्या नाम दिया गया था इसको? पेंजिया। मित्रों, पेंजिया और इस पेंजिया के सहारे जो ये जलराशि फैली हुई थी इसको क्या नाम दिया गया? पैंतालसा। तो पेंजिया तो कितना परसेंट था? 29। और जो जलीय महासागर था ये थी 71%। तो मित्रों, आपको समझ में आया होगा कि पृथ्वी शुरुआत में किस प्रकार की स्थिति में थी और ये धीरे धीरे किस प्रकार से परिवर्तित हुई। तो देखते हैं ये किस प्रकार से परिवर्तित हुई। दोस्तों, ये जो स्थलीय भाग है ये 2 टुकड़ों में टूट गया मित्रों, विखंडन के कारण और जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण और गुरुत्वाकर्षण के कारण यह 2 भागों में टूट गया। और 2 भागों में टूटने के बाद में दोस्तों, यहाँ से बीच में से 2 भागों में टूटने के बाद में और ये क्या हो गया, एक तो उत्तर में चला गया एक भाग तो, और एक दक्षिण में चला गया। दक्षिण में जाने के बाद में ये जो जलीय राशि थी यह बीच में इस प्रकार से पड़ी रही मित्रों। तो ये जलीय राशि क्या कहलाई? ये जलीय राशि कहलाई 33 सागर अर्थात 33, इसको 33 भूषण नदी भी कह सकते हैं मित्रों। तो इस प्रकार से यह पृथ्वी विखंडित हुई। और मित्रों, ये जो पर्वतों का जो पालना है, इसको 33 महासागर को पर्वतों का पालना कहा जा सकता है। तो जैसा कि आप इस मानचित्र में देख पा रहे हैं कि उत्तरी भाग तो क्या कहलाया, ये जो महाद्वीप था ना, ये महाद्वीप का ही विखंडन हुआ है मित्रों। ये महाद्वीप का विखंडन होने के बाद में कुछ जलीय राशि इन दोनों के बीच में घिर गई।
इन दोनों के बीच में घिरी उसको 33 महासागर नाम दिया गया। और मित्रों इस 33 महासागरों को ही क्या कहा जाता है, इस 33 महासागर को कहा जाता है पर्वतों का पालना। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। उत्तरी भाग को तो क्या कहा गया, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। मित्रों ये जो उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग, ये दोनों मिलकर के क्या है, पेंजिया का निर्माण करते हैं। अर्थात ये पेंजिया जो ये यहाँ पे स्थल भाग देख पा रहे हैं आप, ये इसी का भाग है, इसी का दो भागों में विभाजन हुआ। इस जो ये महासागर आपको दिखाई दे रहा है कि इस महासागर के उत्तर में, इस महासागर के उत्तर में ये एक महाद्वीप दिखाई दे रहा है। इसी को दो भागों में टुकड़े होने के बाद में एक भाग उत्तरी भाग तो क्या कहलाया, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। उत्तरी भाग तो अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। और जो इसके बीच की जो ये जलराशि है यह 33 महासागर कहलाई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये अवश्य ही समझ में आया होगा। हम देख लेते हैं कि अंगारा लैंड क्या है और गोंडवाना लैंड क्या है। मित्रों जो ये अंगारा लैंड है उत्तर का भाग, ये अंगारा लैंड है, यह पेंजिया का उत्तरी भाग जिससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ। मित्रों जो ये अंगारा लैंड था उत्तर का भाग था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस जो ये अंगारा लैंड है, इस भाग से किन किन महाद्वीपों का निर्माण हुआ वो भी देख लेते हैं। ये जो ऊपर का भाग है, इसे क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ। मित्रों उत्तरी अमेरिका इसी का भाग है, उत्तरी अमेरिका का निर्माण इसी से हुआ था मित्रों। और यूरोप का निर्माण भी इसी से हुआ, और जो उत्तरी एशिया है इसका निर्माण भी इस अंगारा लैंड से ही हुआ। दूसरा हम देखते हैं दक्षिण वाला भाग जिसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। और मित्रों जो ये दक्षिण का भाग है, इस दक्षिण के भाग से किस किस का निर्माण हुआ वह भी हम जान लेते हैं। मित्रों जो पेंजिया का जो दक्षिण का भाग है जिससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण इसी से हुआ माना जाता है। मित्रों दक्षिणी में जो भाग है गोंडवाना लैंड, इसी से अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है और दक्षिणी एशिया है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण इसी महाद्वीप से हुआ। और जो मैंने बताया था कि जो बीच में जो जलराशि थी इससे क्या क्या निर्माण हुआ, इसकी क्या भूमिका रही, यह एक भूसन्नति है जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 33 महासागर हैं, आपको पता है कि हिमालय का निर्माण भी 33 महासागर से हुआ है। तो मित्रों इन दोनों के बीच में जो जलराशि बच गई थी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में, इसको क्या नाम दिया गया, इसको यह नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, 33 महासागर नाम दिया गया। यह एक तरह से भूसन्नति है मित्रों, इन दोनों के बीच की एक भूसन्नति है, इसको ही 33 महासागर का नाम दिया गया। और ये महासागर होने के कारण यहाँ पे जो हिमालय का इसी से निर्माण हुआ है। और आज भी हिमालय में बर्फ जमी रहती है और हमारे लगभग सभी जो भारत की नदियाँ हैं, महान नदियाँ, यह हिमालय से ही उद्गम करती है। आगे हम जान लेते हैं कि राजस्थान का निर्माण कैसे रहा, क्या रहा, इसकी भी हम जान लेते हैं। देखिए मित्रों इसका निर्माण इस प्रकार से हुआ, जो ये गोंडवाना लैंड है जीटी, तो मतलब एक भाग तो था, आपको पता है कि एक भाग तो था गोंडवाना लैंड और एक भाग था 33 महासागर। इसमें गोंडवाना लैंड से राजस्थान का कौन कौन सा हिस्सा आता है और कौन कौन सा नहीं आता है। एक तो आता है अरावली और एक आता है हाड़ौती का पठार। तो गोंडवाना लैंड का हमारे राजस्थान में कौन कौन से हिस्से हैं, एक तो अरावली पर्वतमाला है और एक है हाड़ौती का पठार जिसे हम विंध्याचल का पठार की श्रेणी में भी रखते हैं। मित्रों ये विंध्याचल का पठार ही हाड़ौती की श्रेणी में आता है। और ये जो अरावली पर्वतमाला है मित्रों, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, अर्थात भौगोलिक प्रदेश है। यह विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। 33 महासागर की बात करें तो मित्रों 33 महासागर में हमारे जो पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थल है उसका निर्माण इसी से हुआ माना जाता है। और जो मैदान है, मैदान का निर्माण अर्थात जो ये नवीनतम भाग है, नवीनतम भौगोलिक प्रदेश है, इसका निर्माण भी 33 महासागर से ही हुआ माना जाता है। मित्रों अरावली व हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, जबकि मरुस्थल व मैदानी भाग भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। मित्रों जैसा कि आपने सुना कि जो हमारा ये जो अरावली और हाड़ौती का पठार है, ये प्रायद्वीप जो हमारे प्रायद्वीप है
भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। प्रायद्वीप दक्षिण में उसी का हिस्सा माना जाता है अरावली और हाड़ौती को। और जो ये मरुस्थल है, यह हमारी जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उन्हीं के मैदानों का हिस्सा माना जाता है मरुस्थल को। आगे हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो राजस्थान की स्थिति क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसकी आकृति क्या है, सीमा कैसी है, इनको देखते हैं मित्रों। और स्थिति में भी हम देखेंगे सबसे पहले इसके अक्षांश और देशांतर को। राजस्थान की स्थिति में हम 3 बातें देखेंगे, क्षेत्रफल, आकृति और सीमा। राजस्थान की स्थिति मित्रों आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जिस गोलार्ध में स्थित होगा वहाँ पर ही राजस्थान भी स्थित होगा। तो हम देखते हैं कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के साथ साथ ही यह क्या है, देशांतर की तरफ से देखा जाए, ये तो अक्षांश स्थिति के अनुसार उत्तरी गोलार्ध हो गया। और यदि देशांतरी स्थिति के अनुसार देखा जाए तो मित्रों यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार उत्तर और पूर्व में है। और राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार उत्तर पश्चिम में है। विश्व के जैसे कि हम विश्व के अनुसार देखें तो हमारा राजस्थान कहाँ पर स्थित है मित्रों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और राजस्थान जो हम टोटल हमारे भारत की स्थिति के अनुसार देखें तो ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर और पश्चिम में स्थित है हमारा राजस्थान। आगे हम देख लेते हैं इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है मित्रों 23 डिग्री 03 से और 30 डिग्री 12 मिनट हो जाएगी मित्रों। तो आपको यह है याद रखना है अक्षांशीय स्थिति है। आप तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे याद रखिएगा कि 30 से 30 12 अक्षांशीय स्थिति है। और आपको पता ही है कि यह क्या है, यह अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक जाता है, स्थान देख लेते हैं कि यह दक्षिण में बोरकुंडा नामक जो बांसवाड़ा जिला है, बोरकुंडा में, वहाँ से स्टार्ट होता है मित्रों, वहाँ से स्टार्ट होता है। और यदि हम इसको ऊपर से देखें श्री गंगानगर में तो ये कोणा गांव से स्टार्ट होता है श्री गंगानगर में। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो अक्षांशीय स्थिति है राजस्थान की, यह दक्षिण में तो बोरकुंडा नामक स्थान से स्टार्ट होती है और उत्तर में श्री गंगानगर में कोणा गांव में समाप्त हो जाती है। तो मित्रों इसकी जो दक्षिण से या उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी 826। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 826। आप जैसा कि इस चित्र में देख भी पा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण से मान लो तो दक्षिण से 23 से क्या कहाँ से 23 डिग्री 03 मिनट से उत्तर में हो जाएगी 30 डिग्री 12 मिनट हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। इसकी जो बीच की लंबाई हो जाएगी ये कितनी है, यह है 826। कितनी है, 826 है। तो आपके मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर भी समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं नोट कि जो 60 डिग्री और 09 मिनट है अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। अर्थात इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर है कितना हो जाएगा, 60 डिग्री 09 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार हो जाएगा। और मित्रों देखते हैं कि जो 23.5 या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा, जो हमारी जो उत्तरी आयनात हैं वो राजस्थान से निम्न जिलों से होकर के गुजरती हैं। अर्थात हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, हम इसको देख लेते हैं मित्रों। आपको पता है कि हमारे राजस्थान में कर्क रेखा लगभग दक्षिण से गुजरती है। हमारा जो राजस्थान का विस्तार है 23.3 से, तो 23.3 से थोड़ा ऊपर अर्थात 23.30 पर, अर्थात 23.5 डिग्री पर हमारा क्या है, हमारे जो कर्क रेखा गुजरती है। और यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा में गुजरती है मित्रों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और आपको पता भी है कि जो माही नदी है माही नदी को हमारी जो कर्क रेखा है ये 2 बार काटती है। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी
राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसको कर्क रेखा 2 बार काटती है? तो मित्रों यह हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? माही। तो आपको यह भी याद रखना है कि वह नदी है माही। मित्रों यहाँ पर क्या है, 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं वह सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं और लगभग 13 घंटे 27 मिनट तक यहाँ पर यह सूर्य की किरणें चमकती हैं, सीधी इस रेखा पर पड़ती है। आगे हम देख लेते हैं 21 जून को राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। मित्रों राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, अर्थात ये तो भारत का ही सबसे बड़ा दिन होगा, तो राजस्थान का तो होना ही है। और जो कर्क रेखा है अर्थात कर्क संक्रांति, ये 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा प्राप्त है। मित्रों ये भी आपको याद रखने योग्य बात है कि 2015 है, वहाँ से ही क्या है 21 जून 2015 से ही हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं 21 जून को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हम जो योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मना रहे हैं? तो ये 2015 से ही मना रहे हैं। और 2018 में राजस्थान में कोटा और भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। मित्रों तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मित्रों ये बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह हो जाएगा देहरादून में हो जाएगा। मित्रों आगे हम बात करते हैं देशांतरीय स्थिति की। हमने पहले जाना कि अक्षांशीय स्थिति क्या है और हम अब जान रहे हैं देशांतरीय स्थिति। मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे हैं 69-30 से ये क्या है? पूर्वी देशांतर में आ जाएगा और यह हो जाएगा 78-17 पूर्वी देशांतर। अर्थात ये हम बात करें पश्चिम में, तो ये जो जैसलमेर की तरफ से कटरा गांव से स्टार्ट होकर के धौलपुर में शिलान गांव तक जाता है। कहाँ तक जाता है मित्रों? शिलाना या शिलान में जाता है। और जो मित्रों इसकी पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है ये 869 किलोमीटर हो जाएगी। यह आपको याद रखना है, यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नोट देख लेते हैं मित्रों, इन दोनों जो देशांतर हैं इनके बीच की दूरी कितनी है या कितनी डिग्री पर है? तो मित्रों 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में क्या है? राजस्थान का विस्तार है। कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट के बीच में है। और मित्रों जो गांव है मध्य गांव, वह क्या है? वह है लापोलाई, अर्थात ये कहाँ पर है? नागौर जिले में। अर्थात मित्रों ये जो इसके बीच का जो बात करें हम, सबसे बीच का जो गांव है वो हो जाएगा नागौर जिले में लापोलाई, मध्य का गांव हो जाएगा। मित्रों और सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव ये हो जाएगा गांगराना को माना जाता है। ये तो मित्रों नीचे की जो मतलब दूरी के अनुसार माना गया है लापोलाई तो नागौर में, और जो सैटेलाइट की स्थिति के अनुसार माना जाए तो मध्य का गांव कौन सा माना जाता है? ये हो जाएगा गगराना, ये हो जाएगा गगराना हो जाएगा। मित्रों देशांतर रेखाओं को समय एवं तिथि रेखा कहा जाता है। मित्रों जो देशांतरीय रेखा है उनको समय और तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये जो देशांतर रेखाएं हैं इन्हीं के अनुसार हम हमारे जो संपूर्ण भारत है या संपूर्ण जो विश्व है इसको क्या है? टाइम जोनों में बांटते हैं। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। दोस्तों कितना होता है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 4 सेकंड होते हैं। इसमें एक मिनट देशांतर बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेकंड होता है। आगे हम देखते हैं राजस्थान के पूर्व में धौलपुर और पश्चिम में जैसलमेर में समय का जो अंतराल आता है मित्रों, कितना आता है? वह 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतराल आ जाता है। मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कहा था कि 8 डिग्री 47 मिनट के बीच में इन दोनों का अक्षांशों का विस्तार है। हमारे राजस्थान का विस्तार है दोस्तों। और इन दोनों के बीच की 4 से गुणा किया जाएगा तो लगभग कितना आ जाएगा मित्रों? 35 मिनट 8 सेकंड आ जाएगा। तो इतने का अंतराल आ जाएगा। हमारे धौलपुर और जैसलमेर के बीच की जो मतलब टाइम का अंतर है वो 35 मिनट और 8 सेकंड आ जाता है। लगभग हम 36 मिनट मान लेते हैं मित्रों, उसको 9 डिग्री मानते हुए। आगे हम बात करते हैं राजस्थान का विस्तार। तो राजस्थान का विस्तार देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा मित्रों 3,42,239। कितना हो जाएगा? 3,42,239। और यदि मील में देखें, मील स्क्वायर में, ये 3,42,239 भी
मित्रों वर्ग किलोमीटर में है। और जो मील की बात करें, मील स्क्वायर में देखें तो ये हो जाएगा मित्रों 1,32,139 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,32,139 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है मित्रों। हम ऐसे इसको क्षेत्रफल इसको तो याद रख लेते हैं, लेकिन कभी कभार मील में पूछ लिया जाता है। तो आपको डायरेक्ट मील में भी याद होना चाहिए कि 1,32,139 मील हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये भी कितने में है? मील वर्ग में है, मील स्क्वायर में है मित्रों। देखिए मित्रों, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, तो ये क्या है? देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योग जो कितना है, अर्थात हमारे जो टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें से राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है, अर्थात कितना प्रतिशत हमारा राजस्थान कितने क्षेत्रफल को घेरे हुए हैं। तो मित्रों ये आपको याद रखना है 10.41 यह हो जाएगा मित्रों। 10.41 हम डायरेक्ट इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। अर्थात पॉइंट के बाद में मतलब एक इसको डिजिट को बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 10.41% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वह हो जाएगा मित्रों, कितना हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अर्थात सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान ही हो जाएगा मित्रों। और ये कब से हुआ? तो कभी कभार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? तो ये बना था मित्रों 1 नवंबर 2000 को बना था, जब जो क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उसी टाइम पे हमारा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया था। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये भी जानने योग्य बातें हैं। तो मित्रों इधर तो जो बड़े जिले लिखे हुए हैं, इधर छोटे जिले लिखे हुए हैं। तो आप इस ट्री के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि जो क्षेत्रफल के अनुसार बड़े जिले कौन से हैं और छोटे जिले कौन से हैं। तो ये JBBJ, कौन सा? JBBJ। तो इसको आप इस प्रकार से याद रखिए। जैसे जैसलमेर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा मित्रों 38,401 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद में बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये सबसे बड़े जिले आ जाएंगे मित्रों क्षेत्रफल के अनुसार। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, इसको JBBJ से याद रख सकते हैं। और जो हमारे राजस्थान के छोटे ज़िले हैं उनकी भी बात करते हैं। DDDP अर्थात DDD और P, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे छोटा जिला हो जाएगा धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा दौसा, फिर डूंगरपुर और फिर आ जाएगा प्रतापगढ़ आ जाएगा। तो मित्रों ये तो थे बड़े ज़िले और ये थे हमारे छोटे ज़िले। अर्थात हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा हो गया क्षेत्रफल के अनुसार? जैसलमेर हो जाएगा। और सबसे छोटा ज़िला हो जाएगा धौलपुर। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। नोट देख लेते हैं कि जो जैसलमेर है, जैसलमेर ज़िला, तो जैसलमेर ज़िला राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का 11.22% घेरे हुए हैं मित्रों। कितना है हमारा जो जैसलमेर है अकेला ज़िला, यह 11.22% क्षेत्रफल को घिरे हुए हैं। अर्थात आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। आपको याद रखना है 11.22, इधर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, अर्थात पॉइंट लगा देना आपको 11 का पहाड़ा बोल के। 11 एकम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा। तो 11.22 हमारा केवल अकेला जिला जैसलमेर घेरे हुए हैं। और दूसरी बात करते हैं कि 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला जिला एकमात्र कौन सा है? 10%। देख आपको पता है कि 11.22 है, तो कितना हो जाएगा ये 10% से अधिक जो क्षेत्रफल है केवल एकमात्र जिला है जैसलमेर, उसी का है। हम दूसरी बात करते हैं धौलपुर। तो धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89%, कितना? 0.89% क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। तो यह सबसे छोटा जिला हो जाएगा। और मित्रों ऐसा हम कह सकते हैं कि जो धौलपुर जिला है, ये धौलपुर जिला 1% से कम क्षेत्रफल घेरे हुए हैं केवल हमारे राजस्थान का। कितना? 1% से भी कम क्षेत्रफल घेरे हुए हैं, ये हो जाएगा धौलपुर जिला। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटे जिला धौलपुर, जिसमें कितना गुना अंतर है, अर्थात धौलपुर से कितना गुना बड़ा है जैसलमेर? तो ये हो जाएगा 12.66 गुना बड़ा है। दोस्तों ये
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धौलपुर से जैसलमेर कितना गुना बड़ा है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा कि 12.66 गुना बड़ा है। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है। कितना है दोस्तों? राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है। हम बात कर रहे हैं किसकी? राजस्थान की। पूरे टोटल ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड से नहीं, हम पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पूरे संसार की बात कर रहे हैं। तो इनकी राजस्थान विश्व के जो टोटल जो विश्व है उसकी दृष्टि से देखें तो राजस्थान में कितना क्षेत्रफल आ जाएगा, उसकी तुलना में 0.25 मात्र विश्व का 0.25% है। और यदि हम भारत का देखें तो भारत का हो जाएगा, भारत के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यदि हम राजस्थान का क्षेत्रफल देखें तो भारत का क्षेत्रफल में से राजस्थान 2.42% क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। मित्रों देख लेते हैं इसके कुछ आंकड़े कि किसके बराबर हैं, किससे मतलब गुने में अधिक है, किसके छोटा है, तो वो भी देख लेते हैं। तो राजस्थान की बात करें तो मित्रों राजस्थान जर्मनी के बराबर है, जापान के बराबर है और ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। ब्रिटेन से कितना है? 2 गुना बड़ा है। और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान। और इजराइल इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो देखिए हमारा एकमात्र भारत का एकमात्र राज्य ये इन देशों से, ये तो देश हैं और हमारा तो एक स्टेट है, ये इनकी तुलना इनसे तुलना की जाए तो इनके तो बराबर हैं, जर्मनी और जापान के तो बराबर है। और ब्रिटेन ने पूरे विश्व पर राज किया और वह केवल हमारे राजस्थान से कितना है? हमारा राजस्थान ब्रिटेन से कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना बड़ा है। हमारा राजस्थान भी ब्रिटेन से बड़ा है दोस्तों, और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो आप इस प्रकार से इनको भी याद रख सकते हैं। हालांकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, फिर भी नॉलेज के लिए आपको याद रखना जरूरी है। आगे हम देखते हैं राजस्थान की आकृति। तो राजस्थान की आकृति मित्रों रोहम्बस, अर्थात इसको हम बोलते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज। तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है मित्रों। और विषम कोणीय चतुर्भुज, राजस्थान को विषम कोणीय चतुर्भुज सबसे पहले किसने कहा था? TH हैंडले ने कहा था। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो आकृति है उसको विषम कोणीय चतुर्भुज सबसे पहले किसने कहा था? तो ये हो जाएंगे महोदय ये हो जाएंगे TH हैंडले हो जाएंगे। और दूसरी बात करें तो इसका जैसे कि हम विषम कोणीय को किस प्रकार से मान सकते हैं? एक प्रकार से पतंगाकार मान सकते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल किस प्रकार का है? पतंग की आकृति का है। पतंग जिस प्रकार से दिखाई देती है ना, उसी प्रकार से हमारा राजस्थान भी दिखाई देता है। इसकी आकृति उसके समान है। तो मित्रों हम देखते हैं राजस्थान की सीमा उसकी लंबाई कितनी है, उनको भी हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कितनी है और अंतर्राज्यीय कितनी है, तो इनको भी हम जान लेते हैं मित्रों। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा की बात करें तो वो हो जाएगी 1070। मित्रों आप देख रहे हैं ये 1070 हमारे पड़ोसी देश हैं, एक हमारा मित्र हैं, बहुत प्यारा मित्र हैं। हालांकि उसको इतना प्यारा भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमारा पड़ोसी है तो मित्रता, पड़ोसी से तो मित्रता रखनी चाहिए। हालांकि पड़ोसी किसी के काम आते नहीं हैं, ऐसा पड़ोसी नालायक पड़ोसी है वह। तो ये है 1070। और दूसरी बात करें तो ये टोटल जो हमारी राजस्थान की जो इसकी सीमा की बात करें तो यह है 5920। कितनी है? 5920 किलोमीटर है। और अंतर्राज्य की बात करें तो यदि इसको अंतर्राष्ट्रीय को हटा दे तो अंतर्राज्य कितनी हो जाएगी मित्रों? इसमें से 1070 घटा दो, किसमें से? 5920 में से, तो ये हो जाएगा 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से नहीं आते, उनको भी हम देख लेते हैं। तो हमारे सबसे पहले तो हमारी राजस्थान की बात करते हैं मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पाकिस्तान हमारे केवल एक देश है, उससे ही हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। पाकिस्तान से कितनी लगती है मित्रों? 1070। और ये जो स्टार्ट होता है हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर से स्टार्ट होता है मित्रों। हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर से स्टार्ट होता है और जो यह इसका समापन होता है यह शाहगढ़ बाड़मेर में होता है मित्रों। और हमारे जो पड़ोसी देश हैं अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कौन कौन से ज़िले हैं? एक तो हो जाएगा श्रीगंगानगर, एक हो जाएगा बीकानेर, एक हो जाएगा जैसलमेर और एक हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। मित्रों जो श्रीगंगानगर है उसका जो मतलब लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, उसकी लंबाई हो जाएगी कितनी?
210 किलोमीटर और बीकानेर की हो जाएगी मित्रों 168 किलोमीटर। और जैसलमेर की सबसे ज़्यादा है मित्रों, कितनी है 464, और बाड़मेर की हो जाएगी 228। अर्थात ये श्री गंगानगर में हिंदू मलकोट से स्टार्ट होकर के कहाँ पे समाप्त होता है, शाहगढ़ बाड़मेर में ख़त्म हो जाता है मित्रों, ये आपको याद रखना है। तो ये जैसलमेर का भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है ये जैसलमेर है, और मैक्सिमम है कितना, ये हो जाएगा 464 किलोमीटर। और हम देख लेते हैं पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले हैं जो हमारे इसको छूते हैं, राजस्थान को। तो मित्रों ये पंजाब प्रांत है। पंजाब प्रांत के हो जाएंगे मित्रों, ये हो जाएंगे एक तो है बावल नगर, एक हो जाएगा बहावलपुर, और एक हो जाएगा रहीम यार खानपुर हो जाएगा। तो ये 3 ज़िले तो पंजाब के हैं। और दूसरी बात करें तो पाक प्रांत की बात करें तो ये पाक प्रांत पाकिस्तान में एक तो हो जाएगा पंजाब प्रांत हो जाएगा, और एक हो जाएगा सिंध प्रांत। तो पंजाब प्रांत के जो 3 ज़िले हो गए, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खानपुर हो जाएगा। और सिंध प्रांत की बात करें तो हो जाएगा एक तो घोटकी हो जाएगा, एक हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, और एक हो जाएगा संगर। अर्थात ये जो 3 ज़िले हैं ये मीरपुर में हो जाएंगे मित्रों, ये मीरपुर जो स्टेट है इसका हो जाएंगे। और दूसरी बात करें तो सिंध प्रांत में खैरपुर हो जाएगा, खैरपुर है, अमरकोट है और थार पारकर है। ये थार पारकर है मित्रों, ये थार पारकर यह भी पाकिस्तान में पड़ता है। तो मित्रों आपको यह याद रखने हैं कि पाकिस्तान के कौन से ज़िले हैं और राजस्थान के कौन से ज़िले हैं। हालांकि इनको याद ना कर सको तो फिर भी एक बार इनमें सरसरी नज़र डाल लेना। आगे हम बात करते हैं इसका जो ये सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसका नाम क्या है, इसका नामकरण किसने किया वो भी देख लेते हैं मित्रों। ये जो इसका सीमा का नाम है ये सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसका नाम दिया था। और यह जो सीमा निर्धारित की थी ये किस तिथि को निर्धारित की थी, यह 17 अगस्त 1947 को। कब? 17 अगस्त 1947 को। और यहाँ इसकी शुरुआत होती है हिंदू मलकोट से, और जो इसका अंत होता है यह शाहगढ़ बाड़मेर से में समाप्त हो जाती है, शाहगढ़ बाड़मेर में समाप्त हो जाती है। और आपको पता है कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय कुल सीमा है 18% है। कितनी? 18% है मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है राजस्थान की 18% है, अर्थात 1070 किलोमीटर है। कितनी? 1070 किलोमीटर है। आगे हम बात कर लेते हैं भाई ये पंजाब है, सॉरी पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जो प्रांत है वह क्या है, एक तो हमारे दो वहाँ के जो जैसे कि हमारे राजस्थान में भारत का जैसे कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये क्या है, राज्य हैं। वहाँ भी क्या है, पंजाब में सॉरी पाकिस्तान में क्या है, प्रांत होते हैं। प्रांत, उनको प्रांत बोला जाता है, राज्य को ही क्या बोला जाता है, प्रांत। और ये प्रांत है, एक तो हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, एक हो जाएगा सिंध हो जाएगा। तो इन दोनों ही प्रांतों में अलग अलग ज़िले हैं। तो जैसा कि मैंने बात की थी ऊपर कि इन ज़िलों से, पाकिस्तान के इन प्रांतों के इन ज़िलों से हमारा राजस्थान टच होता है। आगे हम बात कर लेते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है, इस बात को भी जानना जरूरी है। जो नोट वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मित्रों, तो इसको जानना जरूरी है। श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम है मित्रों। कितना? सबसे निकटतम, अर्थात दूरी के अनुसार देखा जाए तो मित्रों श्री गंगानगर जो हमारा ज़िला है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक है मित्रों, सबसे नज़दीक है। और बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे सर्वाधिक दूरी पर है। और ये जिला मुख्यालय की बात हो रही है मित्रों। जो जिला मुख्यालय है, जो श्री गंगानगर का जिला मुख्यालय है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके सर्वाधिक नज़दीक है। और जो सर्वाधिक दूरी की बात की जाए तो बीकानेर सर्वाधिक दूरी पर है। और धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है मित्रों। ये तो क्या हुआ, बीकानेर तो है, ये तो क्या है, टच वाला हो गया। लेकिन हमारे संपूर्ण जो राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे दूर जो हेड क्वार्टर है वह हो जाएगा, जिले का हेड क्वार्टर हो जाएगा धौलपुर का हो जाएगा मित्रों। यह भी आपको याद रखना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर राज्य सीमा की बात देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद में। अब हम देखते हैं अंतर राज्य सीमा, कौन कौन से जिलों से कितनी सीमा लगती हैं वह भी हम देख लेते हैं मित्रों। आपको जैसा कि पता है कि हमारे राजस्थान से 5 पड़ोसी जो राज्य है
उनकी सीमा लगती है। और ये आपको मैंने बताया था कि ये हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है 1070, और 5920 में से 1070 घटाने के बाद में कितनी बचेगी, ये हो जाएगी 4850। तो 4850 जो सीमा है 4850 किलोमीटर, यह 5 राज्यों से लगती है। और मित्रों हम सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा हमारे राजस्थान से कितनी सर्वाधिक लगती है, कितनी सर्वाधिक सीमा एमपी से लगती है मित्रों, ये आपको याद रखना है, 1600 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में हो जाएगा मित्रों हरियाणा, तो हरियाणा की जो सीमा लगती है ये हो जाएगा 1262 किलोमीटर। और गुजरात की बात करें तो गुजरात की हो जाएगी मित्रों 1022 किलोमीटर। और यूपी की बात करें तो ये हो जाएगी 877। और पंजाब की बात करें तो ये हो जाएगी 89 किलोमीटर हो जाएगी मित्रों, अर्थात 89 किलोमीटर पंजाब की सीमा लगती है। हम बात करते हैं पड़ोसी राज्य जो हमारे राजस्थान से टच रहते हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। तो मित्रों जो पंजाब है, पंजाब से हमारे जो क्या है 2 ज़िले टच होते हैं मित्रों। एक तो है हनुमान, मतलब एक तो हो जाएगा श्री हनुमान जी। मतलब इन्होंने एक ट्रिक बता रखी है कि श्री हनुमान, ये ऐसे आप याद रख सकते हैं कि पंजाब से कौन कौन टच होते हैं, श्री हनुमान कौन होते हैं, श्री हनुमान जी टच होते हैं अर्थात छूते हैं। तो श्री का मतलब हो जाएगा श्री गंगानगर, और हनुमान का मतलब हो जाएगा हनुमानगढ़। तो पंजाब में श्री हनुमान क्या है, पंजाब में श्री हनुमान। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से हमारे राजस्थान के कौन कौन से ज़िले टच होते हैं, यहाँ पे हमारी ये ट्रिक है, जय भजो हनुमान शेखावाटी आए, जय भजो हनुमान शेखावाटी आए। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। जय से हो जाएगा हरियाणा से कौन कौन से जिले छूते हैं मित्रों, ये भी आप, जय भजो हनुमान शेखावाटी आए, जय भजो हनुमान शेखावाटी आए। तो मित्रों ये हो जाएगा हरियाणा से जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़। और जो शेखावाटी के जो 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। ये 3 जिले हरियाणा से लगते हैं। और ये जो आए से ए तो हो जाएगा साइलेंट, और जो आ से बन जाएगा यहाँ पे अलवर। तो ये मित्रों ये जिले इसको छूते हैं मित्रों, लगभग ये सभी जिले इसको हरियाणा को छूते हैं। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में तो आप बीड़ी याद रखना, आप बीड़ी पीते हो कि नहीं पीते हो, पीते हो तो क्या है कोई बात नहीं, लेकिन बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, तो बीड़ी मत पिया करो। लेकिन अपन को यहाँ पे बी और डी से बीड़ी, तो बीड़ी से क्या है, हम क्या है यूपी में यूपी वाले हैं बीड़ी ज़्यादा पीते हैं, तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। तो बीड़ी कौन सा, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर जो स्टेट हैं, स्टेट के साथ में भरतपुर और धौलपुर की जो सीमा लगती हैं, तो यूपी के साथ में कौन कौन सी सीमा लगती है, यूपी के साथ में एक तो भरतपुर की, एक धौलपुर की सीमा लगती है हमारे राजस्थान की। हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है। और इसको कैसे याद रखा जाए, तो एक ट्रिक है मित्रों, 2 लाख करेला 1.25 किलो का। कैसे, 2 लाख करेला 1.25 किलो का, भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि 2 लाख करेला 1.25 किलो का, 2 लाख करेला 1.25 किलो का, भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा, झाला प्रताप ने चीरा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ये हमारी ट्रिक है। मध्य प्रदेश के साथ में एक तो धौला से हो जाएगा धौलपुर, और करेला से हो जाएगा करौली, और सवा से हो जाएगा सवाई माधोपुर, और की लोका से हो जाएगा, यू लोका को छोड़ो, की से कोटा हो जाएगा, और भील से भीलवाड़ा हो जाएगा, बाँस से हो जाएगा बांसवाड़ा, और बासई हो जाएगा बारा, झाला से हो जाएगा झालावाड़, और प्रताप से हो जाएगा प्रतापगढ़, और चीरा से हो जाएगा चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो मित्रों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस प्रकार से हम संपूर्ण राजस्थान का जीके आपको कंप्लीट करवा देंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों गुजरात। तो गुजरात में हमारे राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं, तो मित्रों देखिएगा कि हमारे गुजरात के साथ में जो भी ज़िले लगते हैं उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। जालिम बाबा उसी
डूंगर पर, जालिम बाबा उसी डूंगर पर। कहाँ पे? जालिम जो बाबा है उसी डूंगर पर है, उसी डूंगर पर, जैसे कि आपको जानते हो कौन सा डूंगर, जो जिस डूंगर को आप जानते हो उसी डूंगर पर जालिम बाबा बैठा है। तो इस प्रकार से अब आप इस ट्रिक से कभी नहीं भूलोगे। तो जालिम से हो जाएगा जालोर, बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, बा से हो जाएगा बाड़मेर, और ऊ से हो जाएगा उदयपुर, और सी से हो जाएगा सिरोही, और जो डूंगर पर है ना उससे हो जाएगा डूंगरपुर। ये आपको याद रखने की बातें थी। तो मित्रों हम नोट को भी देख लेते हैं कि राजस्थान के वे ज़िले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। मित्रों ऐसे ज़िले भी हैं मित्रों हमारे राजस्थान में कि दो दो स्टेट हैं उनके बीच में फंसे हुए हैं, तो वह क्या है, दोनों ही स्टेट की सीमा को छूते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं मित्रों? तो सबसे पहले तो देखते हैं मित्रों, जो हनुमानगढ़ है, ये हनुमानगढ़ एक तो पंजाब से भी सीमा बनाता है और एक हरियाणा से भी सीमा बनाता है। दूसरी बात करते हैं हम भरतपुर की, तो भरतपुर है, तो ये भरतपुर एक तो हरियाणा से भी सीमा बनाता है और एक उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है। और धौलपुर है, ये धौलपुर यूपी से सीमा बनाता है और एमपी से भी सीमा बनाता है। और बांसवाड़ा की बात करें तो एमपी और गुजरात से सीमा बनाता है। तो ये आपको याद रखने हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा ज़िला बताइए जो एमपी और गुजरात को छूता है या एमपी व यूपी को छूता है। तो इस प्रकार से कैसे भी पूछा जाए हमको याद होना चाहिए। मित्रों जो कोटा व चित्तौड़गढ़ है वो राजस्थान के वे ज़िले हैं जो एकमात्र एमपी से 2 बार सीमा बनाते हैं। एकमात्र मतलब इनका जो कोटा है और चित्तौड़ है वो राजस्थान के वे ज़िले हैं जो एक राज्य, ये जो मध्य प्रदेश है, एक राज्य का मतलब मध्य प्रदेश से ये 2 मात्र ज़िले हैं वह क्या है, 2 बार सीमा को टच करते हैं। 2 बार मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हुए फिर वापस टच करते हैं, 2 बार टच करते हैं। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि कोटा और चित्तौड़ जो मध्य प्रदेश है उसकी सीमा को 2 बार छूते हैं, 2 बार टच करते हैं। देख लेते हैं मित्रों कोटा राजस्थान का वह ज़िला है जो राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है, वह अविखंडित है। कोटा राजस्थान का वह ज़िला है जो राज्य के साथ में 2 बार सीमा बनाता है। राज्य के साथ में किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में। आगे हम बात कर लेते हैं चित्तौड़ राजस्थान का वह ज़िला है जो राज्य के साथ में 2 बार सीमा बनाता है, वह भी विखंडित है। मित्रों ये दो जगह से टूटे हुए हैं मित्रों, एक तो कोटा है एक चित्तौड़, ये एक बार सीमा समाप्त होने के बाद में पुनः दूसरी जगह से स्टार्ट होकर के क्या है 2 भागों में टूटे हुए हैं। हम बात करते हैं भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विखंडित करता है। मित्रों जो भीलवाड़ा है ना, मैंने कहा था ना कि 2 जगह से, यानी कि ये चित्तौड़ है 2 जगह सीमा बनाता है। तो ये 2 जगह सीमा क्यों बनाता है? क्योंकि बीच में भीलवाड़ा आ जाता है, तो भीलवाड़ा चित्तौड़ को विखंडित कर देता है। तो चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विखंडित करने का कार्य कौन करता है? तो भीलवाड़ा। तो अपने आप चित्तौड़ तो 2 भागों में हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा पर। अंतर्राज्यीय जो सीमा है उनकी भी हम बात कर लेते हैं। सर्वाधिक जो सीमा लगती है वह झालावाड़ की लगती है, और ये झालावाड़ की जो सीमा लगती है किसके साथ में लगती है मित्रों? मध्य प्रदेश के साथ में। और जो सबसे कम सीमा लगती है यह बाड़मेर की लगती है। अन्य राज्यों की बात कर रहे हैं हम, तो अंतर्राज्यीय सीमा से हमारी जो मतलब जिलों का संबंध कैसा है कि सर्वाधिक सीमा तो झालावाड़ की और सबसे कम सीमा बाड़मेर की लगती है, क्योंकि बाड़मेर की आधी सीमा पाकिस्तान के साथ में चली जाती है और आधी सीमा गुजरात के साथ में आ जाती है। तो सबसे कम सीमा जो अन्य राज्यों के साथ में लगती है वह बाड़मेर की है। मित्रों 25 ज़िले राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले हैं। 25 ज़िले कितने सीमावर्ती ज़िले हैं मित्रों? यह आपको याद रखना है मित्रों कि 25 ज़िले राजस्थान की सीमावर्ती ज़िले आ जाएंगे और 23 ज़िले हैं वह अंतर्राज्यीय सीमावर्ती ज़िले आ जाएंगे। अंतर्राज्यीय सीमावर्ती ज़िले कितने हैं? 23 हो जाएंगे। और 4 ज़िले हैं वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। कौन कौन से है? श्री गंगानगर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा और बाड़मेर हो जाएगा। SBBJ ये आपको याद रखना है। दूसरी बात करें 2 ज़िले अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती हैं। कौन कौन से हैं? एक तो अंतर्राष्ट्रीय भी है, अर्थात
दूसरे देश के साथ में भी सीमा लगाते हैं और राज्य के साथ में भी सीमा लगाते हैं। तो ऐसे ज़िले कौन कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी छूते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा को भी छूते हैं? तो एक तो हो जाएगा, ये हो जाएगा श्री गंगानगर हो जाएगा, और एक हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। तो ये दोनों ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी छूते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा को भी छूते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जो 8 ज़िले हैं, 8 ज़िले वो राजस्थान के वे ज़िले हैं जो अंतःस्थलीय अर्थात अंतःस्थलीय लैंड लॉक्ड, मतलब बंद है, एक तरह से पैक है, किसी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, न ही अंतर्राज्यीय सीमा पर है, और बिल्कुल बीच में है राजस्थान के। वह न तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं, न ही अंतर्राज्यीय सीमा को छूते हैं। तो ऐसे ज़िले हैं 8, और वह 8 ज़िले कौन से हैं उनको हम एक ट्रिक से आपको बताते हैं। जोधा बूटो राजा आज ना पादो। क्या ट्रिक है? जोधा बूटो राजा आज ना पादो। तो हमारी तो ट्रिक बननी चाहिए, पादे या ना पादे। तो जोधा बूटो राजा आज ना पादो, तो हमारी जोधा से ट्रिक बन जाएगी मित्रों। ये जो 8 ज़िले कौन कौन से हैं जो मतलब बिल्कुल लॉक्ड है, जो किसी न तो अंतर्राज्यीय सीमा को छूते हैं, न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। तो एक हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा, एक हो जाएगा बूंदी, बू से बूंदी, टो से टोंक हो जाएगा, और राजा से हो जाएगा राजसमंद, और आज से हो जाएगा अजमेर, और ना से हो जाएगा नागौर, और पा से हो जाएगा पाली, और दो से हो जाएगा दौसा। तो ये पादो हो गया, पाली और दौसा से पादो हो गया। देखो कितना अच्छी ट्रिक है। अजमेर की बात करें तो अजमेर चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा विखंडित जिला है मित्रों। चित्तौड़गढ़ के बाद में विखंडित जिला है, वह कौन सा है? राजस्थान में 2 ही जिले विखंडित हैं, एक तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ और एक हो जाएगा अजमेर। तो अजमेर और चित्तौड़गढ़ विखंडित जिले हैं हमारे राजस्थान के। और दूसरी बात करें तो राजसमंद अजमेर को 2 भागों में विखंडित करता है। इस प्रकार से वहाँ चित्तौड़गढ़ को भीलवाड़ा विखंडित कर रहा था, उसी प्रकार से राजसमंद को अजमेर जो जिला है, राजसमंद जिला है वह अजमेर को 2 भागों में विखंडित करता है। अर्थात ये राजसमंद अजमेर के बीच में आ जाता है और ये 2 भागों में बढ़ जाता है। तो क्या है, अर्थात एक बार समाप्त होकर के सीमा दूसरी जगह से स्टार्ट होती है। तो ऐसे ज़िले हैं चित्तौड़गढ़ और अजमेर, इनको आपको याद रखना है। और जो राजनगर राजसमंद का जिला मुख्यालय है, कौन सा है मित्रों? राजसमंद का जो जिला मुख्यालय कहाँ पर आ जाएगा? राजनगर में आ जाएगा। पाली की बात करें तो पाली राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है मित्रों। सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है, और सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाने के साथ ही ये 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। कितने? 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। और हम देख लेते हैं मित्रों यहाँ पर कौन कौन से ज़िले हैं जो पाली को छूते हैं। तो मित्रों इधर देखिएगा कि ये पाली ज़िला है, और इधर इसको हम डायग्राम के माध्यम से जानते हैं कि ये जो एक तो हो जाएगा नागौर, एक हो जाएगा अजमेर। इधर की साइड में देखा जाए तो ये जाएगा राजसमंद, ये हो जाएगा उदयपुर। इधर की साइड में देखा जाए तो सिरोही और जालौर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा बाड़मेर और जोधपुर हो जाएगा। और मित्रों इसमें देखा जाए तो इस प्रकार से क्या है, कुछ यहाँ पे होके भी इसमें क्या है, भीलवाड़ा आ रहा है, अजमेर आ रहा है, और इधर आ रहा है जयपुर। तो ये क्या है, शायद ये जो NH वगैरह दे रखे हैं, तो इनको हम बाद में समझेंगे मित्रों। आगे चलते हैं हम नागौर। तो नागौर की बात करें तो मित्रों नागौर सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा? नागौर जो जिला है और सर्वाधिक जो संभाग है उनकी सीमा को छूता है। और वह कौन कौन सी संभाग है जिनको ये नागौर छूता है? एक तो हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, एक हो जाएगा अजमेर हो जाएगा, अरे एक हो जाएगा जोधपुर, एक बीकानेर हो जाएगा। तो मित्रों यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
आगे हम बात करते हैं सीमावर्ती विवाद कौन कौन से हैं। तो मानगढ़ हिल्स विवाद कहाँ पर है मित्रों, तो ये मानगढ़ जो हिल्स हैं वो बांसवाड़ा में स्थित है। और मित्रों ये जो विवाद है ये राजस्थान और गुजरात के मध्य विवाद है, मानगढ़ हिल्स। हम बात करें बजट की, तो बजट 2018-19 में इसके विकास के लिए 7 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है मित्रों 18-19 में। और हम बात करते हैं राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थलों की वर्तमान स्थिति भी देख लेते हैं मित्रों, जो ये भी इम्पोर्टेंट भाग है मित्रों आपका। तो वागड़ प्रदेश है, तो वागड़ प्रदेश कहाँ पर है, राजस्थान के जो दक्षिणी भाग को कहा जाता है मित्रों, जो माही का जो भाग है कांठल जिसको कहा जाता है, उसी के आसपास वागड़ भी पड़ता है। तो वागड़ यहाँ पे वागड़ी भाषा बोली जाती है। तो दक्षिण में जो मतलब माही नदी है उसके आसपास को क्षेत्र को, डूंगरपुर बांसवाड़ा को या प्रतापगढ़ को, तो क्या है इन तीन जिलों को वागड़ कहा जाता है। यहाँ पे वागड़ी भाषा बोली जाती है मित्रों। आगे हम देख लेते हैं बांगड़। वागड़ और बांगड़ में फर्क समझिएगा, यहाँ पे केवल एक बिंदी का अंतर है। यहाँ तो क्या है, एक तो दूसरी बात है, यहाँ पे व है और यहाँ पे ब है। यहाँ पर तो है ब और यहाँ पर है व, और यहाँ पे बिंदी है और यहाँ पे बिंदी नहीं। ये तो वागड़ है, तो वागड़ तो हो जाएगा वो दक्षिण वाला क्षेत्र हो जाएगा। और ये जो बांगड़ है ये शेखावाटी वाला क्षेत्र हो जाएगा। अरावली का पश्चिमी भाग जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित है, जिसका विस्तार पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू की तरफ, सीकर झुंझुनू तक भी अर्थात शेखावाटी तक भी चला जाता है। तो ये बांगड़ कहलाता है। पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, इसको बांगड़ कहा जाता है और दक्षिणी भाग को वागड़ कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा मित्रों, इसमें बड़ा कंफ्यूज है। हम बात करते हैं थली। थली कौन सा क्षेत्र है, मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग जो थली कहा जाता है मित्रों। जो मरुस्थल में जो ऊंचे ऊंचे जो टीले उठे होते हैं इनको थली कहा जाता है। जैसा कि आप इस मानचित्र में देख पा रहे हैं, जो ऊपर उठ गया ये भाग इसको क्या कहा जाता है, थली कहा जाता है। थाली की जैसे क्या है, एक तरह से समतल बन जाता है मित्रों। और जो नीचे की जो ये भाग है, ये नीचे बन गए भाग, ये क्या है, पलाया कहलाती हैं, अर्थात ये झीलें बन जाती हैं। तो इसमें क्या है, जल भर जाता है, तो इनको पलाया झील कहा जाता है। इनकी जो ये तली है ना, इसको पलाया झील कहा जाता है। ऊपर वाले भाग को थली और नीचे वाले भाग को तली या पलाया कहा जाता है। तली या पलाया की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूपों के मध्य भूमि को तली या पलाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तली या पलाया कहा जाता है। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं मित्रों। ऊंचे जो टीले हैं उसके जो नीचे का भाग है उसको तली या पलाया कहा जाता है। और ये क्या है, झीलें होती हैं, तो इसमें पानी भर जाता है, तो वही तली या पलाया कहलाता है। राठी की बात करें तो राठी क्या है, तो राठी है मित्रों 25 किलोमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है मित्रों। 25 जो सेंटीमीटर हैं, 25 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा रखते हैं उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, राठी कहा जाता है। इसमें शामिल जिलों की बात करें तो बीकानेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो गाय की जो नस्ल है उसको भी राठी कहा जाता है मित्रों। यहाँ पे गाय की नस्ल है, इस क्षेत्र को राठी कहा जाता है। उसी के नाम पर गाय का नाम पड़ा, उसको भी राठी कहा जाता है मित्रों। बहुत ही मतलब दूध देने वाली गाय है, तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी फेमस गाय है मित्रों राठी। आगे हम बात करते हैं राठ या अहिरवाटी, राहट या अहिरवाटी। और मित्रों जैसे कि आपको पता है कि यादव वंश को अहिर कहा जाता है, तो यहाँ पे यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश है मित्रों। राठ या अहिरवाटी यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश है, जिसका विस्तार मुख्यतः अलवर, जयपुर की जो कोटपुतली तहसील में है। तो इसको जो कोटपुतली तहसील का जो क्षेत्र है इसको राठ या अहिरवाटी कहा जाता है। ये भौगोलिक प्रदेशों की बात कर रहे हैं मित्रों, कौन सा क्षेत्र कहाँ पे आता है। हमारी जो राजस्थानी भाषा में उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है मित्रों, हम देखते हैं माल या हाड़ौती। तो माल या हाड़ौती की बात करें तो बेसाल्ट लावा अर्थात ये माल वही कौन सा है, खेराड़, ये माल खेराड़ की बात कर रहे हैं हम जो भीलवाड़ा के आसपास पड़ता है, जहाजपुर के आसपास, तो वही है ये। तो माल या हाड़ौती की बात करें, ऊपर माल वाला पठार है उसकी बात कर रहे हैं। तो ऊपर माल का पठार और हाड़ौती का पठार मिला हुआ है, आपको पता है, तो उसी की बात कर रहे हैं हम। तो माल व हाड़ौती के पठार की बात करें तो बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित भौगोलिक प्रदेश, जिसका विस्तार कोटा बूंदी व झालावाड़, 3 जिले हैं, 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़। अर्थात हाड़ौती के चारों जिले आ जाएंगे, कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ हैं। इसी को माल या हाड़ौती कहा जाता है। और मालवा की बात करें मित्रों तो मालवा कौन सा है, एमपी के जो मालवा पठार का विस्तार है
एमपी की जो मालवा पठार का विस्तार है वो राजस्थान के जिन जिलों में है उन्हें मालवा पठार कहा जाता है या मालवा कहा जाता है। वो मालवा कौन कौन से जिलों में, एक तो हो जाएगा प्रतापगढ़ में, एक हो जाएगा झालावाड़ में। ये मित्रों लगभग ये जो प्रतापगढ़ और जो झालावाड़ हैं ये एमपी के जो मालवा क्षेत्र में पड़ते हैं, इसीलिए इसको भी मालवा क्षेत्र कहा जाता है। शेखावाटी की बात करते हैं, शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं, तो शेखावाटी मित्रों शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश, जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू। मित्रों ये जो शेखावत, वहाँ पे शेखावत थे मित्रों, पहले के शेखावत थे, तो शेखावतों द्वारा शासित प्रदेश होने के कारण इसको शेखावाटी कहा गया। और ये आ जाता है चूरू, सीकर और झुंझुनू आ जाता है। और तोरावाटी की बात करें तो तोरावाटी कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। मित्रों आपको पता है कि कांतली नदी अंतः प्रवाह की नदी है और यह सीकर से स्टार्ट होकर के झुंझुनू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। तो मित्रों उसी के जो क्षेत्र है, उसी का क्षेत्र है जो सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, तोरावाटी कहा जाता है। मित्रों आगे हम बात करते हैं मरु। मरु किसको कहा जाता है, तो अरावली के पश्चिमी का जो शुष्क प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसमें मुख्यतः जोधपुर और संभाग आता है, इसको मरु कहा जाता है। मित्रों ये भी आपको याद रखने योग्य बात है। और मेरू की बात करें तो मेरू क्या है, तो मेरू पर्वत का नाम सुना ही होगा। तो मेरू में जैसे कि आपको बात करें कि मेरू अरावली को कहा जाता है, तो ये मेरू पर्वत भी तो है, मेरू पर्वत वही है अरावली का। तो मेरू अरावली को कहा जाता है जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला हो सकती है यदि अरावली, तो हमारी राजस्थान का तो 100% अरावली पर्वतमाला ही होनी चाहिए। तो आपको ऐसा भी पता है। मत्स्य संघ की बात करें मित्रों, मत्स्य संघ की, इसको मत्स्य बोल देते हैं बहुत सारे लोग। यदि हिंदी की दृष्टि से देखा जाए तो इसको मत्स्य होना चाहिए, तो मत्स्य बोलना चाहिए, मत्स्य नहीं है, ये मत्स्य है। तो मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ राजस्थान के प्रथम एकीकरण को मत्स्य संघ कहा जाता है। मित्रों जिसका गठन 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली अर्थात ABCD, अलवर A से L अलवर, B से भरतपुर है ना, और C से करौली और D से धौलपुर हो जाएगा। तो ABCD यानी कि मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले थे, 18 मार्च 1948 को ABCD जिले थे। आपको इस प्रकार से याद रखना है। और जो ये मत्स्य संघ नाम दिया था यह KM मुंशी ने नाम दिया था। मित्रों ये भी आपको याद रखने योग्य बात है। मत्स्य की बात करें तो मत्स्य में ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था, जिसकी राजधानी बेराट अर्थात जयपुर में थी। और इसका परिवर्तित नाम, बेराट का परिवर्तित नाम क्या हो गया है, विराट नगर हो गया है, जो जयपुर में स्थित है अभी भी। और मित्रों ये जो बेराट है, ये बेराट कहाँ पर फैला हुआ था मित्रों, ये बेराट बात करें तो ये मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, बेराट थी। और इसको अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है, विराटनगर कहा जाता है। ये उत्तर में तो कुरुक्षेत्र आ जाता है, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और इसमें जो एक तो अलवर आ जाता है, एक भरतपुर आ जाता है, एक धौलपुर आ जाता है और एक हो जाता है करौली आ जाता है। तो ये सूरसेन जनपद है मित्रों, है ना। तो ये यहाँ पर तो है बेराट, यानी कि जयपुर के पास में बेराट है, और इधर आ जाएगा कुरुक्षेत्र, और इधर आ जाएगा ये सूरसेन में आ जाएगा। सूरसेन में कौन सा आ जाएगा, ABCD अर्थात अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और इस सूरसेन की राजधानी कौन सी थी, मथुरा। तो मित्रों ये आपको राजधानी भी याद रखनी चाहिए। मेवात प्रदेश की बात करें तो मेवात में आ जाएगा मित्रों अलवर और जो भरतपुर है, अलवर व भरतपुर जिले को क्या कहा जाता है, मेवात कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में मेव जाति का आधिपत्य था मित्रों। और ये मेव क्या है, मेव मुसलमान है। तो एक मुसलमानों की क्या है, एक शाखा है मेव। तो ये अलवर और भरतपुर में पाई जाती है, इसीलिए इसको मेवात कहा जाता है। मेवल की बात करें तो मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको मेवल कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा इंपॉर्टेंट तो ये है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है मित्रों उसको क्या कहा जाता है, मेवल कहा जाता है। और यह मुख्यतः भील जनजाति का क्षेत्र है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मेवल किस जनजाति का क्षेत्र है, तो भील जनजाति का क्षेत्र है। आगे हम बात करें बीड़, तो बीड़ क्या होता है, बीड़ आप सभी जानते हैं मित्रों, जो हमारे खुले स्थान होते हैं गायों को चराने के लिए, चारागाह भूमि होती है, उसी को बीड़ कहा जाता है। तो शेखावाटी के
झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली जो चारागाह भूमि होती है उसी को क्या कहा जाता है, बीड़। तो यह भी आपको याद रखने योग्य बात है। और मित्रों, याद रखने योग्य बात होने के साथ साथ ये राजस्थानी शब्दों में भी पूछ लिया जाता है कि बीड़ किसको कहा जाता है। और हम बात करते हैं बीड़ के साथ में बीहड़। बीहड़ अलग है और बीहड़ और डांग क्या होता है मित्रों, बीहड़ और डांग जो चंबल नदी में पाया जाता है। तो चंबल नदी के क्षेत्र में जो अवनली का अपरदन होता है मित्रों, अवनली का अपरदन जिसको ग्यूली इरोजन कहा जाता है। तो गीली इरोजन अर्थात अवनली का अपरदन, जो मतलब नदियों की जो अवनलिका है अर्थात जो गुंडलियां बना बना करके जो पानी निकलता है मित्रों, तो उसी को क्या कहा जाता है, अवनलिका कहा जाता है। तो चंबल नदी के क्षेत्र में अवनलिका अपरदन के कारण भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है मित्रों। ये जो नालियां बना दी जाती हैं नदी के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बॉडलैंड अर्थात उत्खात भूमि कहा जाता है मित्रों। पहली पिछली रीट में भी पूछा गया था कि उत्खात भूमि कहाँ पे पाई जाती है, तो चंबल नदी में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है मित्रों। और उसे क्या कहा जाता है, बीड़ अर्थात चंबल नदी के उबड़ खाबड़ क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। इसमें शामिल जिलों की बात करें तो इसमें हो जाएगा CDSM। कौन सा हो जाएगा, CDSM। सी का मतलब करौली, डी से धौलपुर हो जाएगा और SM से सवाई माधोपुर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं भोरहाट की। तो भोरहाट उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कोमलगढ़ पहाड़ी के मध्य का जो पठारी भाग है उसको कहा जाता है भोरहाट कहा जाता है। भोरहाट का पठार का नाम सुना होगा आपने मित्रों। तो गोगुंदा की जो पहाड़ी और राजसमंद की जो कोमलगढ़ अर्थात गोगुंदा और कोमलगढ़ का जो बीच का क्षेत्र है उसको कहा जाता है भोरहाट। और ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। पहला ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा, उड़िया का पठार हो जाएगा मित्रों। उसके बाद में सबसे ऊंचा पठार दूसरे नंबर में कौन सा आ जाएगा, भोरहाट का पठार आ जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1225 मीटर हो जाएगी। भौमट की बात करें तो भौमट उदयपुर का दक्षिणी भाग व मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र भौमट कहलाता है मित्रों। एक तो उदयपुर का दक्षिणी भाग और एक डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है, भौमट कहलाता है। और इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है, यह भी आपको याद रखना है। ब्रिजनगर किसको कहा जाता है, तो ब्रजनगर किसको कहा जाता है वह भी हम देख लेते हैं। तो झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या है, झालरापाटन को ब्रजनगर कहा जाता है। यह भी आपको पूछा जा सकता है, यह भी महत्वपूर्ण है। तो ब्रजनगर किसको कहा जाता है, झालरापाटन को कहा जाता है। और ब्रजनगर की और भी विशेषता देखें तो राजस्थान के भरतपुर जिले को क्या कहा जाता है, ब्रजनगर कहा जाता है। एक तो ब्रजनगर है, एक तो झालरापाटन को कहा जाता है और एक ब्रिजनगर। दोस्तों अंतर है, एक तो है ब्रजनगर एक है ब्रिजनगर। देखिए छोटा सा अंतर है, एक मात्रा का अंतर है। यहाँ तो है ये वाला ये वाला र है, यहाँ पे तो ये वाला र है, इस वाला र है। और ये जो ब्रिजनगर है, इस ब्रिजनगर में मित्रों ये जो री वाला र है, तो इतना अंतर है। तो ब्रजनगर तो कहा जाता है झालरापाटन को और ब्रिजनगर कहा जाता है राजस्थान के भरतपुर जिले को कहा जाता है, जो मुख्यतः यूपी से संलग्न है अर्थात उसी से लगा हुआ है। तो उसी को ब्रिजनगर कहा जाता है। तो भरतपुर को कहा जाता है ब्रिजनगर और ब्रजनगर कहा जाता है झालरापाटन को कहा जाता है। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ कौन सा क्षेत्र आ जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान को मारवाड़ कहा जाता है, जहां मुख्यतः मारवाड़ी बोली बोली जाती है। क्या बोली जाती है, मारवाड़ी बोली बोली जाती है। और इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर संभाग में है और राजस्थान में सर्वाधिक बोली मारवाड़ी ही बोली जाती है मित्रों। और यह हमारी राजस्थान की मानक भाषा भी मानी जाती है। मेवाड़ की बात करें दोस्तों तो मेवाड़ में देख लेते हैं, ऐतिहासिक काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद भीलवाड़ा अर्थात मेदपाट या परागवाड़ को मेवाड़ कहा जाता था। जो मेवाड़ है, मेवाड़ में अभी कौन कौन से जिले आते हैं, उदयपुर भी आता है, चित्तौड़ भी आता है। चित्तौड़ के बाद में आता है मित्रों राजसमंद आता है और भीलवाड़ा आ जाता है। और इसको इन जो ये तीनों चारों जो जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा, इन चारों जिले को ही पहले प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, मेदपाट या परागवाड़ कहा जाता था। तो उसी से बिगड़ करके नाम मेवाड़ हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देख लेते हैं मेरवाड़ा। मारवाड़ अलग है दोस्तों और मेरवाड़ा अलग है। तो मेरवाड़ा क्या है उसको भी हम जान लेते हैं। मेरवाड़ा मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य, कौन सा मित्रों, मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य स्थित क्षेत्र, जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर व आंशिक रूप से राजसमंद में शामिल है। अजमेर व राजसमंद में शामिल है।
और एकीकरण के अंतिम चरण में 1 नवंबर 1956 में इसे राजस्थान में मिलाया गया था मित्रों, मेरवाड़ा क्षेत्र को 1 नवंबर 1956 को। तो आपको ये भी याद रखना है कि राजसमंद और जो संपूर्णतः तो वैसे अजमेर में आ जाएगा और थोड़ा आंशिक रूप से कहाँ जाएगा, राजसमंद में मिल जाएगा। और ये अंतिम रूप से 1 नवंबर 1956 में अंतिम एकीकरण हुआ था, अंतिम चरण चल रहा था हमारे राजस्थान का, तो उसमें हमारे राजस्थान में मिला लिया था। तो इसी भाग को अर्थात अजमेर और आंशिक राजसमंद को ही क्या कहा जाता है, मेरवाड़ा कहा जाता है। दोस्तों ये इस प्रकार से ज़िले हैं और जो हमने अलग अलग क्षेत्रों की बात की थी, तो ये अलग अलग क्षेत्रों को क्या क्या कहा जाता है ये भी हम जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है इसको योध्या प्रदेश कहा जाता है। और दूसरी बात करें तो ये जो चूरू है, झुंझुनू है और सीकर, इसको कहा जाता है शेखावाटी प्रदेश। और जो जयपुर का जो क्षेत्र है, संपूर्ण जयपुर के आसपास का क्षेत्र, इसको कहा जाता है ढूंढाड़। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है मित्रों, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक तो भरतपुर हो जाएगा और एक हो जाएगा करौली, धौलपुर वगैरह, और ये हो जाएगा सवाई माधोपुर, इसको सूरसेन कहा जाता है, सूरसेन कहा जाता है मित्रों। और हम बात करते हैं ये हो जाएगा सवाई माधोपुर हो जाएगा और हो जाएगा करौली, एक हो जाएगा धौलपुर, इसको डांग या बियड़ कहा जाता है मित्रों। और हम बात कर लेते हैं कोटा, जो इधर ये जो बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जो हाड़ौती का पठार है, इसको क्या कहा जाता है, हाड़ौती या माल कहा जाता है। हम बात कर लेते हैं इधर डूंगरपुर भांसवाड़ा को, तो डूंगरपुर भांसवाड़ा के जो ये पास का क्षेत्र है इसको कहा जाता है वागड़। मैंने कहा था वागड़ और बांगड़ में अंतर है, तो ये वागड़ कहा जाता है। यहाँ पे वागड़ी भाषा बोली जाती है और ये एक वागड़ी भाषा क्यों है, क्योंकि गुजरात में टर्च में आकर के बिगड़ गई है, इसीलिए इसको वागड़ बिगड़ी, बागड़ बागड़ बिगड़ा, बिगड़ी बिगड़ी कहा जाता है, वागड़ी। और मित्रों हम बात करते हैं सिरोही का जो क्षेत्र है उसके पास में जो मतलब पहाड़ी क्षेत्र है उसको चंद्रावती कहा जाता है। और यहाँ पे चंद्रावती प्राचीन सभ्यता भी है मित्रों। और देखते हैं जालोर को कहा जाता है जाबालीपुर। क्या कहा जाता है जालोर को, जाबालीपुर कहा जाता है। और जो पाली क्षेत्र है उसको गुजरात त्राग कहा जाता है। और बाड़मेर को कहा जाता है मालानी। और मालानी यहाँ पे क्या है, मालानी यहाँ पे घोड़ी का प्रकार भी है जो बाड़मेर के बहुत फेमस है। और हम बात करते हैं जैसलमेर, तो जैसलमेर को एक तो मांड कहा जाता है और एक वल नगर कहा जाता है, वल, तो वल और मांड कहा जाता है। और ये जो अजमेर जो सेंट्रड जो ये सेंटर में है इसको कहा जाता है अजमेर को, ये सपाद लक्स कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है, सपाद लक्स। और जो नागौर है इसको अही छतरपुर कहा जाता है। और जो बीकानेर है इसको जांगल प्रदेश कहा जाता है। बीकानेर के आसपास को क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जांगल प्रदेश कहा जाता है। तो मित्रों हमने ये राजस्थान की जो संपूर्ण जो जिले हैं उनके बारे में हमने बात की। और इसमें आगे हम बात कर लेते हैं एक एक के योध्या प्रदेश क्या है। तो योध्या प्रदेश राजस्थान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, राजस्थान के उत्तरी भाग को जता श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को जो शामिल है उसको योध्या प्रदेश कहा जाता है। जांगल प्रदेश की बात करें तो बीकानेर और जोधपुर के जो उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, जहाँ पर कटीली वनस्पति पाई जाती है उसको जांगल प्रदेश कहा जाता है। और इसकी राजधानी, जांगल प्रदेश की राजधानी अही छतरपुर थी। हम बात कर लेते हैं अही छतरपुर क्या है। तो अही छतरपुर ऐतिहासिक काल में नागौर को कहा जाता था और यह जांगल प्रदेश की राजधानी थी। समझ में आ गया होगा मित्रों कि अही छतरपुर क्या थी, ऐतिहासिक काल में नागौर जिले को कहा जाता था। ये अही छतरपुर की, ये जांगल प्रदेश की राजधानी थी मित्रों। हम बात करते हैं सपाद लक्स की। तो सपाद लक्स में कौन कौन से क्या बात है, तो मित्रों कौन कौन से क्षेत्र में आता है यह सपाद लक्स। ऐतिहासिक काल में जो अजमेर को कहा जाता था और यहाँ पे चौहानों का शासन था। तो अजमेर का जो क्षेत्र था, अजमेर के आसपास का क्षेत्र था, सपाद लक्स की विशेषकर बात करें तो सामर झील के आसपास, तो उसको क्या कहा जाता था, सपाद लक्स कहा जाता था। और ढूंढाड़ की बात करें तो ढूंढाड़ को आप जानते हो कि जो जयपुर के आसपास का टोक है, दौसा है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे ढूंढ नदी के कारण मुख्यतः जयपुर व दौसा टोक को क्या कहा जाता है, ढूंढाड़ कहा जाता है मित्रों, ढूंढाड़ कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं सूरसेन की। तो सूरसेन कौन कौन से क्षेत्र में पड़ता है उसको भी हम देख लेते हैं। ऐतिहासिक जनपद काल में राजस्थान में पूर्वी भाग को सूरसेन कहा जाता था। और जिसमें शामिल जिलों की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, BCD अर्थात भरतपुर, करौली, धौलपुर। भरतपुर, करौली और धौलपुर को कहा जाता है मित्रों, भरतपुर, धौलपुर, करौली को कहा जाता है। और जो इसकी जो राजधानी थी
किसकी, सूरसेन की राजधानी ये आ जाएगी मथुरा आ जाएगी मित्रों, मथुरा आ जाएगी। मथुरा के बाद में हम बात करते हैं मित्रों यहाँ पर इसकी मत्स्य संघ की। तो इनकी मत्स्य संघ में आ जाएगा ABCD, अर्थात ABCD का मतलब है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर आ जाएगा। और इसमें सूरसेन की बात करें तो सूरसेन में आ जाएगा BCD, अर्थात भरतपुर, करौली और धौलपुर, अर्थात इसमें एक को छोड़ देना है सूरसेन में, तो BCD आ जाएगा। और डांग या बिहार की बात करें तो इसमें CDSWM, अर्थात करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर आ जाएगा। और मेवात की बात करें तो AB आ जाएगा, अर्थात अलवर, भरतपुर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको यह याद रखना है। आगे हम बात करें ये बीनमाल की भी हम बात कर लेते हैं यहाँ की। तो बीनमाल की बात करें तो यह जालौर में स्थित है, जिसे चीन यात्री हनशोंग द्वारा अपनी पुस्तक सी यूं की में क्या कहा था, पीलो भालो, क्या कहा था मित्रों, पीलो भालो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पीलो भालो कहा जाता था। तो बीनमाल को जो मतलब ह्वेनसोंग आया था हर्षवर्धन के टाइम पर, तो ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, तो उसने क्या कहा था सी यूं की में बीनमाल को पीलो भालो। और मित्रों ह्वेनसोंग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है मित्रों, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेना। आगे हम बात करते हैं हया हये। तो हया हये क्या है, ऐतिहासिक काल में कोटा बूंदी के जो क्षेत्र हैं उसको हया हये कहा जाता, तो हया हया से बिगड़ करके हाड़ौती बन गया मित्रों, ये आपको भी याद रखना है। शिवी की बात करें तो उदयपुर चित्तौड़ क्षेत्रफल को कहा जाता है, जिसकी राजधानी नगरी और मध्यमिका, अर्थात इसको मध्यमिका भी कहा जाता है। तो मित्रों ये जो शिवी जनपद है इसकी राजधानी नगरी थी, इसको मध्यमिका और मध्यमिका कहा जाता है, तो ये चित्तौड़ के आसपास थी, इसको आपको याद रखना है। चंद्रावती की बात करें तो सिरोही का प्राचीन नाम, जहाँ से भूकंपरोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भूकंपरोधी इमारतों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह चंद्रावती सिरोही से प्राप्त हुए हैं। तो मित्रों हम आपको लगभग संपूर्ण जानकारी दे रहे राजस्थान ज्योग्राफी की, तो आप हमारे चैनल को लगातार शेयर करते रहिए, हमारे साथ में बने रहिए, हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। जाबाली फूल किसको कहा जाता है, तो जाबाली ऋषि की भूमि, जिसे वर्तमान में जालौर कहा जाता है मित्रों। और इस क्षेत्र में जाल वृक्ष पाई जाती हैं। जालौर में क्या पाई जाती हैं, जाल वृक्ष अधिक पाई जाती हैं। मालानी की बात करें तो मालानी प्राचीन समय में बाड़मेर को मालानी कहा जाता है। और मांड की बात करें, किसकी, मांड की बात करें तो मांड में देखते हैं हम, मांड में आ जाएगा पश्चिमी राजस्थान में मांड गाय की क्षेत्र को मांड कहा जाता है, जिसके चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको जैसलमेर में वल्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों मांड कहाँ पे पाया जाता है, जैसलमेर के आसपास। और ये यहाँ पे क्या है, मांड गाय की होने के कारण इसको मांड कहा जाता है इस क्षेत्र को। और इसको क्या है, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र को वल्ल भी कहा जाता है। तो मित्रों आज हमने राजस्थान की उत्पत्ति और राजस्थान की स्थिति के बारे में, इसके क्षेत्र को बारे में बात की। और अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो मित्रों हमारे साथ में इसी प्रकार से बने रहिएगा, और हम इसी प्रकार से राजस्थान की संपूर्ण जानकारी को एकत्रित करेंगे। यदि आप हमारे साथ में बने रहेंगे और इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे तो आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसी प्रकार के हम अन्य भी वीडियो लाते रहेंगे, तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहिएगा और इसे जोर शोर से शेयर कीजिएगा। कोरोना की तरह हर जगह हमारा ही वीडियो होना चाहिए मित्रों, और आप हमारे साथ में इसी प्रकार से बने रहिए। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव। भोलेनाथ आपकी सबकी इच्छा मनोकामना पूरी करे। जय महाकाल।